ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेल डिवीजन। और थोड़ा सा ये डायग्राम पर बेस्ड चैप्टर है, इसलिए यहाँ बहुत स्पीड नहीं हो पाएगी इस चैप्टर में। और ध्यान हो तुमने कि जब सेल थ्योरी पढ़ी थी, सेल थ्योरी कहती थी कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनका शरीर सेल्स का ही बना होता है, चाहे यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर। लेकिन समस्या ये आती थी कि आखिरकार मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इतनी सारी सेल्स आती कहाँ से। ध्यान करो, वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विरकोव, जिन्होंने 1855 में कहा था कि ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से बनती। ऑल द सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से बहुत सारी सेल्स बन जाती, उसी का नाम है सेल डिवीजन, इनकी कोशिका का विभाजन। और हम तुमसे कहते हैं कि आखिरकार सेल डिवीजन होता क्यों है, तो तुम ऐसे सोचो कि आखिरकार परिवार में बंटवारा होता क्यों है। जैसे मान लो अच्छा खासा मकान था और इसमें दो प्राणी रहते थे, दादाजी और दादी जी, है कि नहीं। चैन की बंसी बजाते थे और इस चैन की बंसी के चक्कर में मान लो इनके बच्चे पैदा हुए। पहला लड़का पैदा हुआ, फिर लड़का पैदा हुआ, चलो एक लड़की भी कर दे पैदा, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। ऐसे पहले जमाने में बहुत सारे पैदा होते थे लाइन लगा के। अब नतीजा है, इस घर में जहाँ पहले 2 लोग रहते थे, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल इस मकान में 8 लोग रहने लगे। हो सकता है अभी भी जिंदगी चैन की चल रही हो, मगर शादी हुई, इनकी बहू आ गई, इनकी भी शादी हुई, इनकी भी शादी हुई। चलो ये तो दूसरे घर चली जाएंगी, कोई बात नहीं। अब इतने सारे लोग हो गए, हो सकता है इनके बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, है कि नहीं। हो सकता है। नतीजा परिवार का साइज बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे जैसे परिवार का साइज बड़ा हो गया, ये हो सकता है ये वाला लड़का कहे कि पापा पापा, चलो अच्छा मान लेते कि अभी तुम्हारे घर में मालिकी चल रही दादा दादी की, तो हो सकता है ये लड़का कहेगा दादा दादा हमें बाइक चाहिए 80,000 वाली। ये लड़का कहे दादा दादा मेडिकल में डायरेक्ट हमारा प्राइवेट में एडमिशन करवा दो, दादा दादा हमको जीन्स चाहिए महंगी वाली। तो होगा क्या कि जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, और तुम भी जानते हो कि कलयुग की संतानें आंखों का इशारा भी नहीं समझती हैं, तो हो सकता है जैसे ही तुम्हारे दादा दादी घर में घुसे, कोई इधर से पैजामा खींचे, कोई इधर से धोती खींचे, दादा दादा। नतीजा तुम्हारे दादा शाम को अपने लड़कों से कहेंगे कि ऐसा करो, अब अपना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ। तुम्हारी संतानें हमारा कहा नहीं मानती, हमारी बात नहीं मानती। तो इस तरह से हम तुमसे बताते हैं कि जब किसी परिवार का साइज इतना बड़ा हो जाए कि परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के अंदर होने वाली घटनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, नतीजा परिवार का बंटवारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है सेल में कि जब भी किसी सेल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि सेल का मालिक अर्थात न्यूक्लियस होने वाली रिएक्शंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सेल डिवीजन हो जाता है। डिवीजन क्यों होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तब जाके डिवीजन होता है। और तुमने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि अभी पापा चाचा ताऊ सब लोग अलग हुए, उसी समय लगे हाँ तो हम लोग कहेंगे पापा पापा हम लोग को चिंटू पिंटू को भी अलग कर दो। ऐसा नहीं होता है। एक बार बंटवारा हो जाता है, फिर 10-20 साल का समय लगता है, जब इन लोगों की भी शादी हो जाएंगी, इन लोगों के भी बच्चे हो जाएंगे, तब जाके कहीं बंटवारा होगा। जिस घर में रोज बंटवारा होता है, गांव वाले कहते हैं कि घर को किसी की नज़र लग गई, ये घर नासूर बन गया। अर्थात अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही कैंसर कहा जाता है। एक बार किसी सेल में डिवीजन हो जाए, तुरंत उसमें जल्दी डिवीजन नहीं होता है, ऐसा होता ना। अच्छा एक बात बताओ, जब भी बंटवारा हुआ करेगा घर में, तो पहले किसका बंटवारा होगा? जेवर का, नकदी का, कि बाल्टी का, लोटा का, टूटी साइकिल का, पोछा का? पहले महंगी चीज़ का बंटवारा होता है, फिर फालतू चीज़ों का बंटवारा होता है। अर्थात जब सेल डिवीजन हुआ करेगा तो पहले सेल के अंदर महंगी चीज़ क्या है? न्यूक्लियस। उसके अंदर जो बैठा है डीएनए। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ करेगा, बाद में सेल के अंदर की फालतू चीज़ों का अर्थात साइटोकाइनेसिस हुआ करेगा, है कि नहीं। तो हम तुम्हें यही पढ़ाने जा रहे हैं कि सेल डिवीजन आखिरकार होता कैसे। और हम सेल डिवीजन के कई तरीके पढ़ाएंगे। एक तुम्हें पढ़ाएंगे माइटोसिस,
माइटोसिस कहते हैं, या इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। अर्थात डिवीजन के बाद प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहा करेगी, समसूत्री, गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। और दूसरा पढ़ाएंगे मियोसिस, अर्थात इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। अर्थात जब भी डिवीजन हुआ करेगा तो प्रत्येक डॉटर सेल में पेरेंट सेल की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या रिड्यूस हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। यही दो मेन है, इसके अलावा हैं तो और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है और बडिंग भी है, माइटोसिस भी है, तमाम तरीके हैं, लेकिन मेन ये दो ही होते हैं। देखो, जब पहले हम तुम्हें माइटोसिस बताने जा रहे हैं, जब तक बिगाड़ रहे तब तक बताना माइटोसिस को किसने खोजा था, तो बताते हैं खोजा था W. फ्लेमिंग ने। अच्छा, माइटोसिस का अध्ययन करना चाहते हो, बेस्ट मटेरियल क्या होना चाहिए? तुम जाते हो प्लांट के केस में, रूट हो, शूट हो, इनके टिप पर खूब सारा डिवीजन होता रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना। तो अगर तुम्हें माइटोसिस पढ़ना है तो ज़्यादातर सोमैटिक पार्ट पे अध्ययन करो। बेस्ट मटेरियल होता है रूट टिप ऑफ अनियन। और जैसे फूल होता है, फूल में तुम जानते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात गाइनोसियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात स्टेमिन होता है, और इसी स्टेमिन के एंथर के अंदर बना करेंगे पॉलन ग्रेन, उन्हीं के अंदर गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो अगर तुम्हें रिडक्शन डिवीजन पढ़ना हो, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना हो, तो किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि एंथर ऑफ अनियन या ट्राइडिस्केंसिया बेस्ट मटेरियल होता है मियोसिस की स्टडी के लिए, और रूट टिप ऑफ अनियन जो है बेस्ट मटेरियल होता है माइटोसिस के अध्ययन के लिए। माइटोसिस किन सेल्स में होता है? तो तुम भी जानते हो कि जैसे जैसे हम लोअर से हायर एनिमल्स की तरफ, ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, डिवीजन की क्षमता घटती चली जाती है, रीजनरेशन की पावर घटती चली जाती है। अमीबा में बड़ी रीजनरेशन पावर है, स्पंजेज में भी बहुत है। स्पंजेज में सुना तक उनकी चटनी बना दो और फिल्ट्रेट को छान भी लो, फिल्ट्रेट में एक भी अगर जिंदा सेल आ गई, डिवाइड करके नया स्पंज बना लेती है। हाइड्रा में भी। लेकिन जैसे जैसे लोअर से हायर की तरफ बढ़ते थे तो बताते डिवीजन की क्षमता घटती थी। तुम जानते हो हमारी बॉडी की कुछ सेल्स हैं जिनमें डिवीजन की क्षमता बिल्कुल नहीं बची, जैसे नर्वस टिश्यू में, जैसे हार्ट मसल्स में। हाँ, बाकी अगर हम कुत्ता काट ले तो घाव भर जाता है। रिपेयरमेंट के लिए आज भी हमारे अंदर सेल डिवीजन होता रहता ना। तो जो माइटोसिस होता है, भले एनसीईआरटी ने लिखा है कि माइटोसिस रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स, ये गलत बात है। माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन दोनों में हो सकता है, वो डिप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है और हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है। अगर हैप्लॉयड सेल में नहीं होता तो जो हनी बी के ड्रोन होते हैं, जो खुद में हाफ माइंडेड होते हैं, मतलब हैप्लॉयड होते हैं, फिर उनमें स्पर्म कैसे बन जाते हैं? जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो केवल और केवल डिप्लॉयड सेल्स में होता है, जबकि माइटोसिस दोनों में होता है। जब भी सेल डिवीजन होता है तो हम तुम्हें बताएंगे कुछ घटनाओं का एक निश्चित सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को सेल साइकिल कहते हैं। बना के दिखाएं, चलो। ये है मान लो सेल साइकिल, ठीक। यह है कोई सेल, डिवीजन होगा, 1 से 2 में बटेगी, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, घर बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है कि घर तोड़ने में, डिवीजन करने में? तो हो सकता है तुम्हारे दादाजी की पूरी ज़िंदगी गुजर गई हो, तब जाके मकान तैयार कर पाए थे। और उनके अगर 3 लड़के थे तो हो सकता है उन्होंने 3 बीघा ज़मीन जुटाई हो कि अपने प्रत्येक बच्चे को 1-1 बीघा देंगे। हो सकता है उन्होंने 3 साइकिलें खरीदी हों, अपने प्रत्येक बच्चे को 1-1 साइकिल देंगे। हो सकता है 3 लोटा बाल्टी गिलास खरीदे हों, पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और बंटवारा होने में कितना समय लगा? शाम को सब लोग खाना के सामने इकट्ठे हुए और निर्णय हुआ कि कल बंटवारा कर लेते। तो बताते हैं वो जो सेल साइकिल होती है उसमें लेस देन 5% समय, भले ये डायग्राम में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेस देन 5% समय ही लगता है
डिवीजन होने में, बाकी का जो समय है वो तैयारी करने में खर्च होता है। वैसे दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच, चूंकि इंटर माने इन बिटवीन टू होता है, इंटर माने इन बिटवीन टू होता है, तो दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो समय होता है इसको कहते हैं इंटरफेज, इंटरफेज कहते हैं। और इसमें वास्तव में डिवीजन होता है, इसलिए इसको एम फेज अर्थात माइटोटिक फेज कह दो। चाहे ये 95% समय इसी में लग जाता है। भाई सोचो ना, अगर तुम्हारे पापा चाचा ताऊ सब लोग अलग अलग हो गए, तो अभी ये तुम्हारे पापा हैं, अब ये दोबारा अपने बंटवारा परिवार करें, तो इसके लिए हो सकता है इनके 2 बच्चे हों तो इनको भी 2 बीघा जमीन जुटानी पड़े। हिस्से में 1 बीघा मिली थी, 1 बीघा और खरीदेंगे, 2 साइकिलें जुटानी पड़े, 2 मकान बनाने पड़े, 2 लोटा बाल्टी गिलास जुटाने पड़े। तो यहां पर डिवीजन तो नहीं होता है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में इस फेज को रेस्ट फेज कहते हैं। लेकिन तुम भी जानते हो, जब पापा चाचा ताऊ अलग अलग हुए तो पापा अब चैन से खर्राटा मार के सोएंगे कि दिन रात मेहनत करेंगे? दिन रात मेहनत करेंगे, अर्थात इंटरफेज डिवीजन के रिस्पेक्ट में रेस्टिंग फेज कहलाती है। वरना मेटाबॉलिकली तो हाइपर एक्टिव सेल होती है, बड़ी एक्टिव सेल होती है ना। पापा दिन रात मेहनत करेंगे कि हम भी अपने प्रत्येक बच्चे को 1-1 साइकिल देंगे। हाँ, ये जो डिवीजन जब हो रहा था तो कहा था कि पहले महंगी चीज का बंटवारा होगा, अर्थात पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, इसके बाद सेल में जितनी अंट-संट चीजें उनका बंटवारा होगा, साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, इसलिए इसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब अभी हम तुम्हें कैरियोकाइनेसिस भी पढ़ाएंगे तो इसमें तमाम सब फेजेस पढ़ाएंगे। एक नाम पढ़ाएंगे प्रोफेज, एक नाम पढ़ाएंगे मेटाफेज, एक नाम पढ़ाएंगे एनाफेज, एक नाम पढ़ाएंगे टीलोफेज। और जब ये टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगी तब होगा साइटोकाइनेसिस, जाके 1 से 2 सेल बन जाएगी। ठीक, स्वयं इंटरफेज को भी हमने 3 भागों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। G1 S G2 फेज, ठीक है ना। G1 S G2 फेज में बांटा। देखो जरा क्या होता है। अब हम तुम्हें बताने जा रहे थे कि मान लो हम लोगों में तो रिपेयरमेंट के लिए ज़्यादातर माइटोटिक डिवीजन होता है। अब मान लो हमें कुत्ते ने नहीं काटा, तो यहाँ की सेल्स पूरी जिंदगी ऐसे ही अपनी गुजार देंगी, उनमें डिवीजन नहीं होगा। कुत्ते ने काट लिया तो घाव भरने के लिए जो आस पड़ोस की हेल्दी सेल हैं उनमें डिवीजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सेल ऐसे जीवन भर शांत पड़ी रहेगी। मान लो ये कोई सेल है और ये ग्रोथ नॉट फेज में, जी नॉट फेज में पड़ी रहेगी। जी नॉट फेज कह दो या इसको क्विसेंट स्टेज कह दो। क्विसेंट माने शांत। अब मान लो सेल है तो अंदर न्यूक्लियस भी चलो बना ले रहे हैं। इसमें ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर। एक हमने ऐसे लाल रंग से बना दिया और एक हमने ये नीले रंग से बना दिया। चलो लाल रंग से ही बना दिया, ये ऐसे डॉट डॉट बना दिया। दूसरी जोड़ी का ऐसे नीले रंग से बना दिया और दूसरी जोड़ी का ऐसे दूसरा डॉट डॉट बना दिया। ये होता है न्यूक्लियस। अब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो कभी अब बीच में बोला करेंगे कि डिवीजन के दौरान इस जेनेटिक मटेरियल में कॉइलिंग और कंडेंसेशन होती है, तो बाद में नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हम पहले ही समझा दे रहे हैं। ठीक, जैसे हम ये कहते थे कि यह मान लो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और तुम भी जानते हो, तुम्हें हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर में से पढ़ा चुके कि इस लंबे से डीएनए को, 2 मीटर लंबे डीएनए को छोटे से न्यूक्लियस में समाहित करना होता है। न्यूक्लियस सोचो, सेल तक को तो नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप से देखा था, और सेल माइक्रोन के ऑर्डर में होती है और उसके अंदर न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा। तो छोटे से न्यूक्लियस में 2 मीटर लंबे डीएनए को रखना है, बेशक कॉइल करके रखना पड़ेगा। ध्यान करो, हमने कहा था उस दिन भगवान ने एक बेसिक प्रोटीन ली, क्या नाम था? हिस्टोन, और उसके 4 मॉलिक्यूल लिए थे, H1, H2A, H2B और H3, और 5 प्रकार की हिस्टोन थी, जिसमें से 4 प्रकार के हिस्टोन के 2-2 मॉलिक्यूल लिए, टोटल 8 मॉलिक्यूल लिए थे। ऐसे ही हमने डायग्राम से बना के दिखाया था।
मान लो ये है H3, उसके पीछे मान लेना H4, ये है H2A, ये है H2B। तो एक ये हो गई, उसके पीछे 2, ऐसे ही यहाँ पर भी कर दो। टोटल 8 मॉलिक्यूल हो गए, H3, H2B, H2A। और इस प्रकार के ऑक्टामर के चारों तरफ इस डीएनए को भगवान ने 2-2 बार लपेटा था, पौने 2 बार लपेटा था इसे, एक बार, एक और बार। हम लोग तो किसी रुद्राक्ष के ऊपर जब धागा लपेटते तो गांठ बांध देते हैं, भगवान ने यहाँ H1 प्रोटीन से चिपका दिया था। जो कुछ बना था इसी को कहते थे न्यूक्लियोसोम। इसके ऊपर लपेटने में 200 हॉरिजॉन्टल बार खर्च हो गई थी। चलो थोड़ा कम मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। कुल मिला के हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, जब तक सेल डिवाइड नहीं करती है, जब तक हमारी सेल क्विसेंट स्टेज में होती है, तब तक हमारा डीएनए वास्तव में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल रुद्राक्ष वाली माला की तरह, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा डीएनए दिखाई पड़ता है। और जैसे ही अभी सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, प्रोफेज शुरू करेंगे, तब हम कह देंगे कि डीएनए में कॉइलिंग और कंडेंसेशन शुरू हो जाती, तो हम पहले ही करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे आगे बढ़ेगा ये डीएनए ऐसे सोलेनॉइड में बदलने लग जाएगा। अब नहीं पढ़ाया जाता, वरना पहले बताते थे एक एक लूप के बनने में 6-6 न्यूक्लियोसोम खर्च हो जाते थे। फिर जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा तो इस तरह से ऐसे रेडियल लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बीच में एक आधी स्टेप हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड डीएनए फोल्ड नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे और समय व्यतीत होगा तो अब हम एक स्टेप बीच में छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, सरल करके बनाए दे रहे हैं। तो ये इस तरह का डीएनए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बिगाड़ने इसको, और यही है क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस्ड डीएनए ही क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है ना, ये होता है। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। हालांकि एक बात बताएं, इस तरह से हमने जब कॉइलिंग की तो हमें एक बेसिक प्रोटीन अर्थात हिस्टोन की आवश्यकता पड़ी। बताते हैं जब फाइनल स्टेप कॉइलिंग होती तो एक और बेसिक प्रोटीन की आवश्यकता होती। उसका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नॉन हिस्टोन कह दिया जाता है। वो हिस्टोन नहीं है, कोई और है। तो हमने भी देखा था कि बचपन में जब पतंग लूटने जाते थे, पतंग के साथ डोरी आ जाती थी, अगर पापा ने चरखी नहीं दिलाई तो ऐसी लकड़ी उठा के और उसी के ऊपर ऐसे लपेट देते थे। ये फाइनल स्टेप कॉइलिंग के लिए एक और बेसिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और जिसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब अदर देन हिस्टोन। ये हिस्टोन नहीं है, बस कोई और है। ऐसे अब नहीं पढ़ाया जाता, पहले हमारे ज़माने में एक स्कैफोल्ड मॉडल पढ़ाया जाता, तब बताया जाता था। हाँ, बात ये कह रहे थे, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है ऐसा ही होता है, नग्न होता है, नेकेड होता है, और कुछ कहते हैं कवर्ड होता है। तो जो वैज्ञानिक मानते हैं डीएनए कवर्ड होता है, वो ये कहते हैं कि जब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है तो वो आखिर चली कहाँ जाती है, इसी के ऊपर आके चिपक जाती है। थोड़ा छोटा कर दे, कुछ ज़्यादा लंबा है। तो वो कहते हैं कि इसी डीएनए के चारों तरफ वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुकड़े ऐसे चिपक जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर डीएनए कवर्ड हो जाता है। ऐसे बन जाता है, पास होता ना। और ऊपर की कवरिंग को पेलिकल कह दिया जाता है। जो पेलिकल मानते हैं वो अंदर ये भी मानते हैं कोई फ्लूइड भरा होता है, उसको कह दिया जाता है स्ट्रोमा या ग्राउंड मैट्रिक्स। और इस डीएनए की बनी स्प्रिंग को क्रोमोनीमा कहते हैं। एक वचन क्रोमोनीमा, एक से ज़्यादा होती तो क्रोमोनिमेटा कह देते, ठीक है ना।
ये जो पिचकिल्ली जगह है, चलो इसको थोड़ा सिंपल से बनाते हैं। इसको अगर थोड़ा सिंपल से बनाएं तो ऐसा लगता है ये है। ऐसे तो ये पिचकिल्ली जगह है, जन्म से है, और जो चीज़ें वेरी बिगिनिंग होती हैं उनको प्राइमरी कहते हैं। तो इस पिचकी हुई जगह को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है, और ये जो छोटी छोटी फूली फूली जगह हैं इनको क्रोमोमियर कहा जाता है, क्योंकि मेरी माने डिवीजन होता है, पूरे क्रोमोसोम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। यहीं पर ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ऐसा लगता है एक इधर प्रोटीन की प्लेट चिपकी होती है, ये एक इधर भी प्रोटीन की प्लेट चिपकी होती है, और इनको कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने जो क्रोमोसोम तुम्हें बना के दिखाया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही क्रोमेटिड कहलाएगी, सिंगल क्रोमेटिड वाला बना के दिखाया, ठीक है ना। एक क्रोमेटिड की आर्म स्वयं दो होती, एक ये आर्म है, एक ये आर्म। चलो, तो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी सेल डिवीजन शुरू होता है तो वो देखो क्या होता है। सबसे पहले, अब जरा धैर्य से समझना, मत भूलना कि हमने यहाँ जो क्रोमोसोम बनाए हैं, सच्चाई यह है कि जब तक सेल डिवीजन होता नहीं है क्रोमोसोम होते ही नहीं है। यहाँ बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल होता है, जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, याद रहे। लेकिन हम चूंकि समझा सके, स्पष्ट समझा सके, इसलिए इसको क्रोमोसोम माने ले रहे, होते नहीं हैं। और ये क्रोमोसोम हमने ऐसे ही बना दिए, सिंगल क्रोमैटिड वाले, ऐसे, ठीक, जो अभी डायग्राम में बना के दिखाया था। अब अगर ये सेल डिवाइड करना चाहती है, यहां पर एक्चुअली कुछ बैरियर टाइप के होते हैं, तो इस सेल को इसी फेज से इंटर करना पड़ेगा, जीवन फेज में सबसे पहले जाना पड़ेगा। और पूरे सेल डिवीजन में इंटरफेज में सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये है, एस फेज। इसमें माल पानी दुगना होगा, डीएनए की मात्रा डबल होगी। तो जीवन फेज में फिर क्या होगा? तो जीवन फेज में बताते हैं, देखो सबका नाम ग्रोथ है, तो सेल साइज में तो बड़ी होती ही चली रहेगी हमेशा, लेकिन बताते हैं एस फेज में जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पूरी कर ली जाती है। जैसे डीएनए डुप्लीकेशन के समय दर्जनों एंजाइम चाहिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो वो सारी प्रोटीन जीवन में ही बना ली जाएगी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो सारी प्रोटीन्स बना ली जाएंगी जिनका डीएनए डुप्लीकेशन में इस्तेमाल हो। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि मोस्ट सेल ऑर्गेनेल भी इसी फेज में डिवाइड हो जाएंगे। अब सेल गुजरेगी एस फेज से, जिसमें माल पानी दुगना होगा, अर्थात इसमें सबसे बड़ा खेल होगा, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा, डीएनए जब डबल हो जाएगा तो लपेटने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, यहीं पर होगा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और एक नई चीज़ है, एनिमल सेल पे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ तुमने सुना हो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, यहीं पर हो जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल मात्रा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एस फेज से गुजरने के बाद जो ये सेल होगी वो दिखने में ऐसी हो जाएगी। देखो बना, ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी बड़ी बना दी, ठीक। सेंट्रियोल डिवाइड हो चुका, तो चलो एक यहाँ बना दिया ऐसे सेंट्रोसोम, एक यहाँ बना दिया ऐसे सेंट्रोसोम, ऐसे। और यहाँ से गुजरने के बाद प्रत्येक क्रोमोसोम में, फिर कह रहे हैं इंटरफेज में, रेस्टिंग फेज में क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल होता है। हमने सिर्फ मान लिया पढ़ाने की सुविधा के लिए। यहाँ से गुजरने के बाद डीएनए की मात्रा डबल हो गई, तो लगता है ये वाला क्रोमोसोम अब ऐसा दिखाई देगा। ये तो ओरिजिनल था, मगर इसमें इतना डीएनए और बन गया, अंग्रेजी के एच के आकार का। ये उसका साथी क्रोमोसोम था, पहले ऐसा था,
ऐसा दिखने लगा। ऐसे टोटल 23 पेयर होते होंगे। मान लो ये दूसरी जोड़ी का क्रोमोसोम है, पहले तो ऐसा था, लेकिन एस फेज से गुजरने के बाद इसमें डीएनए की मात्रा डबल हो गई, नतीजा ये भी अंग्रेजी के एच जैसा दिखने लगा। ये ऐसा था और अंग्रेजी के एच जैसा दिखने लगा। ठीक, अब बताइए G2 फेज की मतबुला सेल का साइज तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जब अभी मेटाफेज पढ़ाएंगे न्यूक्लियर स्पिंडल बनाएंगे। न्यूक्लियर स्पिंडल के जो धागे होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर एक तो वही होगा सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ वो वाली प्रोटीन जिससे न्यूक्लियर स्पिंडल बनने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक, अच्छा, तो अब इस G2 फेज होने के बाद अब शुरू कर रहे हैं सेल डिवीजन प्रोफेज। सबसे पहले इसी डायग्राम को फिर से बना लेते हैं और हम इधर जगह कम पड़ जाएगी, सामने बनाएंगे। ये मान लो सेल है, सबसे पहले शुरू होने जा रही प्रोफेज। प्रोफेज ये तो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि डायग्राम पर बेस्ड चैप्टर है भाई, बहुत स्पीड नहीं की जा सकती। ठीक, बाकी साइटोप्लाज्म मेटाप्लाज्म होगा। तो बताते हैं प्रोफेज शुरू हुई कि नहीं हुई। सबसे पहली निशानी होती है कि जो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा डीएनए था उसमें क्वाइलिंग और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला डीएनए बताया था अभी, ऐसा लगता है वो सोलेनॉइड में बदलने लगता है। अब हम वो डायग्राम तो बिगाड़ चुके, थोड़ा ऐसे ही समझा दें कि देखो जैसे जैसे क्वाइलिंग होगी, ये समझो कि ये हमारे पास कोई रूमाल है और उसमें जैसे जैसे क्वाइलिंग करेंगे तुम देखते रहना होने क्या लग जाएगा। ये रूमाल छोटा और मोटा हो जाएगा। कैसा हो गया? छोटा और मोटा, छोटा और मोटा होता जाएगा। तो जब हम कहा करेंगे कि क्वाइलिंग होती है तो समझ जाना कंडेंसेशन तो होगा ही होगा, और ये शुरू होगी प्रोफेज से और ख़त्म हो जाएगी मेटाफेज पे। धीरे धीरे होगी, हम तो एक बार में करके दिखा दी, बार बार कौन दिखाएगा। तो पहली निशानी ये होती है प्रोफेज शुरू हुई कि नहीं। इसकी मार्क ऑफ प्रोफेज होता है कि यहाँ इसमें डीएनए में क्वाइलिंग और कंडेंसेशन शुरू हो जाती। साथ ही साथ ये जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रोसोम थे, ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करना, खिसकना शुरू कर देते हैं। ये वाला इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा और जो दूसरा वाला था वो इधर की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा। प्रोफेज में क्या क्या होगा लिखेंगे नहीं, ठीक। क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन सबसे पहले शुरू हुआ डीएनए में, जिससे जेनेटिक मटेरियल छोटा और मोटा होता चला जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रियोल अपने अपने पोल पर मूव करना शुरू कर देंगे और समय के अनुसार धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी है, ये सब नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें डिसअपीयर हो जाएं, मान लिया जाता है कि प्रोफेज कंप्लीट हो गई है ऐसे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी तो तुम भी जानते हो कि जो क्रोमोसोम इस बाउंड्री वाल के अंदर बंद होते हैं वो अब पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे। ठीक, तो प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है, लॉन्गेस्ट फेज भी कहलाती है। मार्क ऑफ प्रोफेज है क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन। साथ ही साथ सेंट्रियोल, एनिमल सेल के केस में सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो जाते। जैसे ही ये चीज़ें डिसअपीयर हो जाए, मान लिया जाता है कि प्रोफेज कंप्लीट हो गई, अर्थात नेक्स्ट फेज शुरू होने जा रही। नेक्स्ट फेज कौन है? मेटाफेज। देखो जरा, अब बात है मेटाफेज की। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का बैरियर खत्म ही हो गया तो सारे क्रोमोसोम छितर बितर हो जाएंगे। मेटाफेज आते आते ये सेंट्रियोल अपने अपने पोल पे आ चुके होंगे ऐसे।
साथ ही साथ जो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ बनना शुरू हो गए थे वो धागा में बदलना शुरू हो जाएंगी माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ऐसे धागा भी हल्के फुल्के बनना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो क्रोमोसोम थे पूरे में छितरे बितरे होंगे, बना के दिखाएं ऐसा। और सारे क्रोमोसोम जब छितरे बितरे थे उनकी कमर से, ये उनकी सेंट्रोमियर से, स्पेशली काइनेटोकोर से ये रस्सियाँ चिपकने लगती हैं, जिससे सारे सेंट्रोमियर क्रोमोसोम सेल की भूमध्य रेखा पर आके लेट जाते हैं, इक्वेटर पर, ऐसा लगता है। ये पहली जोड़ी का क्रोमोसोम है, इसको पापा मान लेते, ठीक, उनके। और ये मम्मी क्रोमोसोम है। सब लोग ऐसे लाइन से लेट गए। फिर ये ऐसा लगता है दूसरी जोड़ी का क्रोमोसोम है, अर्थात ताऊजी क्रोमोसोम है। ऐसे इस परिवार में 23 जोड़ी लोग रहते, ताऊजी क्रोमोसोम है। और ऐसा लग रहा है ये ताईजी क्रोमोसोम है। तो और इनकी कमर से जुड़ गई रस्सियां, कमर से रस्सियां जुड़ गई, मतलब काइनेटोकोर बताई थी ना वो प्लेट, उससे ऐसे रस्सियां जुड़ गई। पूरी स्ट्रक्चर लग रहा, दूर से देखो तो ऐसी दिखने लगी, तर्क रूपी स्पिंडल सेप्ट। स्पिंडल सेप्ट उस चीज को कहते हैं जो किनारों पर सकरी हो और बीच में मोटी हो, इसलिए इस कहानी को कहते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, ठीक। मेटाफेज में इतना ही होता है भाई। ऐसे सोचो कि हम और हमारी पत्नी और हमारे बड़े भाई, हमारी भाभी, सब लोग मकान में रहते थे, इसी क्लास को पढ़ाते थे। तुम लोगों ने कहा नहीं गुरुजी हम इतनी बड़ी भीड़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ाओ हमको। तो हमने कहा क्लास को भाई बंटवारा कर लो। बंटवारा कर लिया तो इधर जो बच्चे बटे उन्होंने भी कहा हमको गंगवार सर चाहिए, इधर वाले बच्चे भी बोले हमको गंगवार सर ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे बीच में खड़े हो जाएंगे, बेटा हमारे टुकड़े कर लो, आधा आधा टुकड़ा दोनों लोग ले लोगे। और तुम लोग भी इतने कम वक्त हो, बोले ठीक है गुरुजी खड़े हो बीच में, आधा आधा टुकड़ा करेंगे। तो हम ऐसे करके खड़े हो गए, इधर वाले बच्चे अपनी क्रेन लेके आए और उसका हुक फंसा दिया हमारी कमर में। अच्छा डायरेक्ट पेट में फंसाओगे पेट फट जाएगा, जो चारों तरफ बेल्ट बांधे ना उसमें फंसाना। और बेल्ट को क्या कहा था, काइनेटोकोर, इस जगह को कहते सेंट्रोमियर। ये पूरी एक क्रोमेटिड है, ये पूरी दूसरी क्रोमेटिड है, जहाँ पर जुड़े हैं ये तो सेंट्रोमियर है, और इसके ऊपर जो WWF वाली बेल्ट बांधे वो है काइनेटोकोर। तो इधर के लड़के अपनी हुक फंसाए, इधर के लड़के अपनी क्रेन का हुक फंसाए, हम बीच में खड़े। अब ये क्या काम बचा, बीच से तलवार मार दो, हमारे 2 टुकड़े हो जाए। तो इस तरह से मेटाफेज में ये होता है, कॉइलिंग कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोम सबसे छोटे छोटे मोटे मोटे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है क्रोमोसोम के बारे में किसी प्रकार की स्टडी करनी हो तो मेटाफेज में करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देते हैं मोटे मोटे। और यहाँ सारे क्रोमोसोम एक ही रो में अरेंज हो गए, मतलब सिंगल मेटाफेजिक प्लेट में लेट गए। अब एनाफेज आने वाली है, अगली फेज शुरू होगी। क्या होगा देखो कितना आसान है, कुछ नहीं होगा अगली फेज में। ये है अगली फेज, ये पापा क्रोमोसोम लेटा है, एस फेज के बाद अंग्रेजी के एच के आकार का हो गया था। और ये मम्मी क्रोमोसोम, मम्मी क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं प्रत्येक बॉडी सेल में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक कहाँ से आता है, पापा साइड से आता है स्पर्म के रूप के थ्रू, और एक आता है मम्मी साइड से ओवा के थ्रू, इसलिए हम उनको ऐसे बोल देते हैं। और ये है मान लो मम्मी क्रोमोसोम, ये दूसरी जोड़ी का पहला क्रोमोसोम, पहचान करने के लिए ताऊजी क्रोमोसोम बोल दिया। और ये दूसरी जोड़ी का दूसरा क्रोमोसोम, पहचान करने के लिए इसको हमने ताईजी क्रोमोसोम। ऐसे 23 जोड़ी लोग रहते थे इस मकान में, सबकी कमर से रस्सियां चिपक चुकी थी कि भाई हम टुकड़े करेंगे, आधा आधा टुकड़ा अपनी अपनी तरफ घसीट लेंगे, ऐसे, ठीक। एनाफेज है, शॉर्टेस्ट फेज, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। इसमें क्या होना है, सिर्फ यहां से अब कैंची चलनी है, यहां से ऐसे ये कैंची चलेगी। और जब कैंची चलेगी
तो सारे सेंट्रोमियर को 20 से ऐसे काट देगी, ऐसे कट जाएंगे, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा। हम ऐसे खड़े थे, तलवार मार दो, 20 से काट दो हमको। एनाफेज में सिर्फ सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, और जैसे ही सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, ये रस्सियां अपनी अपनी तरफ को टाइट होने लगती है ऐसे, ये ऐसे। जब टाइट होंगी, सोचो ऐसे ही क्रोमेटिड, आधी क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड लेटी है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे ना, और हम क्रेन लाके हुक फंसा के इसमें ऐसे फंसाएंगे तो इसको ऊपर की तरफ घसीटेंगे तो ये अंग्रेजी के इस अक्षर जैसा दिख जाएगा। किस अक्षर जैसा? बी जैसा। अगर बीचों बीच में रस्सी हुक फंसा के घसीट रहे तो तभी हमने कहा था कि हमें पढ़ाया जाता था कि क्रोमोसोम के बारे में कोई भी स्टडी मेटाफेज में करना चाहिए, मगर उसकी सेप एनाफेज में पढ़नी चाहिए कि क्रोमोसोम अंग्रेजी के वी के आकार का है या एल या जे शेप्ड है। ये डिसाइड होता है जब ये अपने अपने पोल की तरफ घसीटे जाते हैं। चलो हम बना के दिखाते हैं। जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, तो जब ये घसीट रहा होगा तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ये जब इधर घसीट रहा होगा तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा ना, समझ में? तो ये जो सिरा है सेंट्रोमियर वाला, ये अग्रसर है, आगे की तरफ जा रहा, लीडिंग पॉइंट कह सकते हो। और ये जो टर्मिनल होते हैं, टीलोमियर होते हैं, लैगिंग एंड कह सकते हो, पीछे आ रहे होते हैं। इस तरह से सारे क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद आएगी अगली फेज। कौन सी? लास्ट फेज, टीलोफेज। ठीक, उसमें कुछ नहीं होना है। ये सारे क्रोमोसोम अपने अपने टीला पर, अपने अपने मतलब टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे। ये वाला आ गया यहां, अब सीधा सीधा बना दे। ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया ऊपर, ये वाला भी आ गया। पहली बात, ऐसे इधर वाले भी आ जाएंगे, सब बनाएंगे नहीं, ठीक। और फिर क्या होगा? टीलोफेज में हर वो काम होता है उसका उल्टा होता है जैसा कि प्रोफेज में हुआ था। जैसे प्रोफेज में न्यूक्लियर क्वाइलिंग और कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ अनक्वाइलिंग और डीकंडेंसेशन होगा। जो ये क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम ऐंठे हुए थे पहले से, ये अब उधड़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसे फिर से उधड़ना शुरू हो जाएंगे। जो वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होते हुए थे, वो यहाँ सब फिर से रीअपियर हो जाएंगे। ऐसे कुल मिला के ऐसे यहाँ पर भी हो गया होगा, ऐसे ही बनाए दे रहे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया। बात समझते ना? देखो, हम इसलिए वहाँ पे क्रोमोसोम मान लिए थे, हम यही जताना चाहते थे कि जब हमने सेल डिवीजन शुरू किया था तब भी लगता है सिंगल सिंगल क्रोमेटिड वाले होते थे क्रोमोसोम्स, और डिवीजन के बाद भी सिंगल सिंगल क्रोमेटिड वाले ही हैं क्रोमोसोम। ठीक है, कहा था कि क्रोमोसोम नहीं होते हैं, क्रोमेटिड नेटवर्क होता है, लेकिन समझाने के लिए हमने मान लिया था। और इस तरह से क्रोमोसोम का बंटवारा हो गया, कैरियोकाइनेसिस का काम खत्म हो गया। अब होना है साइटोकाइनेसिस का काम। वैसे माना यह जाता है कि सेल डिवीजन में कोई भी 2 फेजेस के बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है। सच्ची बात तो यह है कि टीलोफेज कंप्लीट हो जाती है और होती है, तब तक साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए अलग अलग पढ़ाई जाती है। अब जैसे एनिमल सेल है, तो तुम जानते हो एनिमल सेल के चारों तरफ तो सॉफ्ट सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे साइड से उंगली धंसाते हो। एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे उंगली धंसा दी जाती है, ऐसे, जिससे फरो बनना शुरू हो जाती है। सेल फरो मेथड से डिवीजन होता है, और पेरिफेरी से और उंगली और धंसाते जाओ, ये फरो और टीप होती चली जाएंगी ऐसे, और उंगली धंसाते चले जाओ, फरो और डीप होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा दोनों तरफ की फरो आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच में आ जाएंगी और ये गल जाएंगी और फिर रीजनरेट कर जाएंगी।
एनिमल सेल में इस तरह से साइटोकाइनेसिस का काम सेल फरो मेथड से होता है। सेल फरो मेथड पेरिफेरी से स्टार्ट होता है और सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट में तुम भी जानते हो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होती है, जिसमें ऐसे उंगली नहीं दसाई जा सकती। तो फिर होता क्या है, तुमने सुना कि यहां गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, छोटे छोटे बना लिए, ठीक। और इन्हीं से गोल मटोल चुटपुटियाँ टूट के आती है। जैसे मम्मी पूड़ी बनाते समय पहले आटा का सांप बनाती, फिर उससे गोल गोल लोई नोच लेती है। एक चुटपुटिया इससे आएगी, टूट गई, एक चुटपुटिया इससे आएगी, टूट गई, विसाइकिल विसाइकिल, फिर इससे आएगी, टूट के। अब यहाँ 2-3 एक साथ बना दें, फिर इससे आएगी, टूट के, फिर इससे आएगी, फिर इससे आएगी ऐसे, फिर उससे आएगी ऐसे, फिर उससे आएगी ऐसे ना। तो इस तरह से तमाम सारी रिसाइकिल फ्यूज होके छोटे छोटे पहले टुकड़े बनाती है, जिनको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और ये सारे फ्रैग्मोप्लास्ट मिलकर एक सेल प्लेट बना लेते हैं। सम फिजिकल केमिकल चेंजेस के बाद यही सेल प्लेट बदल जाती है मिडिल लैमेला में, और फिर इस सेल की गोल्गी बॉडी द्वारा सिंथेसाइज सेलुलोज हेमीसेलुलोज इस पर अंदर साइड से जमा होने लगता है, इस पर भी अंदर साइड से जमा होने लगता है, और जिससे प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है, बाद में सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट सेल होती हैं उनमें साइटोकाइनेसिस का काम सेल प्लेट मेथड से होता है। और याद रहे, सेल प्लेट मेथड में साइटोकाइनेसिस सेंटर से शुरू होकर पेरिफेरी की तरफ प्रोसीड करता है। इतनी बात समझ पाना। तो इस तरह से पूरी कहानी होती है किसकी, समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, बस अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं रिडक्शन डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है। देखो भाई, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्यों, आफ्टर यस फेज से गुजरने के बाद प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की मात्रा डबल हो जाती है कि डीएनए की मात्रा डबल होती है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। देखो, ऐसे तो हमारी एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अलग बात है कि हम पढ़ा रहे हैं केवल 4 क्रोमोसोम पर। इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, 1 2 3 4। आफ्टर यस फेज देखो अभी भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम की में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। समझाने के लिए कहें तो ऐसा लगता है, इस सेल को समझाने के लिए कहें कि यहाँ 2n = 4 है, मान लो टोटल 4 और सूत्र हैं, और जिनका वजन है, समझाने के लिए बढ़ा रहे हैं, मान लो 20 पिकोग्राम। तो यहाँ के लिए क्या है, ये भी डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल है, बराबर यहाँ पर भी टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन टोटल डीएनए की मात्रा अब हो सकता है 40 पिकोग्राम हो जाए। समझ ना, पिकोग्राम, 40 पिकोग्राम। कभी कभी पता तुम्हें डीएनए का वजन पिकोग्राम में तौला जाता है, लेकिन अब चूंकि आगे हकीकत तुम्हें पता नहीं कि एनिमल सेल में, इंसान के सेल में कितने पिकोग्राम डीएनए होता है, हाथी की सेल में कितने होता है। तो जो गैमीट्स होते हैं, हेप्लॉयड सेल होती हैं, उनके अंदर डीएनए का जितना वजन होता है उसको सी वैल्यू बोल दिया जाता है। तो यहाँ तो ऐसे, या तो हम ऐसे समझा दें कि माना यहाँ 20 पिकोग्राम है तो यहाँ 40 पिकोग्राम हो जाएगा, या फिर यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ मान लो 2C है, डीएनए की वैल्यू 2C है। हेप्लॉयड सेल में डीएनए की वैल्यू को, डीएनए की मात्रा को C वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, 4C हो गया होगा, 4C वैल्यू हो गई होगी डीएनए की, ठीक है ना। तो इस तरह से डीएनए की मात्रा डबल होती है, ना कि क्रोमोसोम नंबर। कहानी ये हो गई खत्म। अब बात आई, अब हम तुमसे कह रहे थे कि ये जो सेल बनी 2 डॉटर सेल, ये तुरंत डिवीजन में नहीं जाएंगी, तो यहाँ बीच बीच में बैरियर होते हैं। ये अगर ये सेल फर्दर डिवीजन नहीं करना चाहती है तो इस रुकावट के लिए खेद से पहले ही यहाँ बाहर निकल आएगी और ज़िंदगी भर सस्पेंडेड स्टेज में पड़ी रहेगी, रुकी रहेगी। 2 जगह बैरियर ऐसे दिखे होंगे, एक यहाँ पर भी होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाए, इसके बाद भी सेल चाहती है कि हम डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर रुक सकती है, और अगर एक यहाँ पर रुक सकती है। ऐसे 2 जगह ये बैरियर होते हैं। चलो, अब बात आई उसकी
अर्धसूत्री विभाजन की, रिडक्शन डिवीजन की, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक डॉटर में सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। और हम तुमसे इतनी बार कह सकें कि तुमने ये तो सुना होगा हमारा पड़ोसी हाफ माइंडेड है, ये नहीं सुना होगा कि हमारा पड़ोसी क्वार्टर माइंडेड है। अर्थात बुद्धि आधी हो जाए, किसी सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तब तो वो जिंदा रह सकती है, हाफ का भी हाफ हो जाए तो सेल ही सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसलिए कहा जाता है कि रिडक्शन डिवीजन केवल हैप्लॉइड सेल्स में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में नहीं हो सकता है। देखो जरा कैसे क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। जीवन या G2 तो ऐसा ही है। G2 ठीक। मान लो ये हमारे टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर तुम जानते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, थोड़ी बड़ी बना लें। इसकी दीवार में ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होती है। इन क्यूब लाइक सेल को तो तुम जानते हो सर्टोली सेल या सबटेंटाकुलर सेल या नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल कहते हैं। मगर ये जो बाकी की सेल होती है क्यूब लाइक, इनमें डिवीजन होगा तब जाके हमारे स्पर्म बना करेंगे। और तुम जानते हो स्पर्म हम लोगों में बनना शुरू होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब हम लोग 16 साल के हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले जीरो से लेकर, जन्म से लेकर 16 साल तक ये सेल ऐसी शांत पड़ी रही होगी। किस स्टेज में? G0 स्टेज में। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई तो देखें क्या होता है। तो पहले साइकिल बना दें। ये मान लो सेल है, इसी में पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो 2 बार हुआ करेगा। कहानी 2 बार में कंप्लीट हो पाएगी। अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 हो जाएगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, फिर एक बार कहानी खत्म, डिवीजन होगा। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल बनती है। ये तो इंटरफेज ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो कुछ पढ़ाया वो मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो कुछ पढ़ा रहे हैं मियोसिस सेकंड कहलाएगा। अभी हम दिखाएंगे कि वास्तव में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है वो यहाँ से यहाँ तक ही होता है। यहाँ से यहाँ तक तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को वास्तव में रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है और इसको तो इक्वेशनल डिवीजन कहा जा सकता है। ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसा, माइटोसिस जैसा होता है। बात वही है। जब मियोसिस फर्स्ट भी पढ़ेंगे तो भी पहले 2 ही पार्ट होंगे, 2 ही काम होंगे। क्या? पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर होगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। फिर जब मियोसिस सेकंड पढ़ाएंगे तो भी वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक पहले होगा कैरियोकाइनेस सेकंड, साइटोकाइनेसिस सेकंड। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती है कि प्रत्येक कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ही। हाँ, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो इस तरह के साइटोकाइनेसिस को सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस कहेंगे, क्रमबद्ध तरीके से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं, इसके बाद दोनों साइटोकाइनेसिस एक साथ होते हैं, तो इसको साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच छोटा सा रेस्ट फेज होती है जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर ऐसे ही बना दें, छोटा सा रेस्ट फेज, ये मान लो। तो इसको कहेंगे इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जैसे अभी माइटोसिस में पढ़ाया था, उसकी तमाम सब फेजेस थी, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ऐसे यहाँ पर भी होगा
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम प्रोफेज कहा करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि किस प्रोफेज की बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ मेंशन कर दें कि ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की फेजेज हैं, तो इसलिए यहाँ फर्स्ट लगा दिया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे हम सेकंड कर देंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। ठीक है ना, ऐसे हुआ करेगा, तब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेगी। तो हम बनाने जा रहे करके बस सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले पढ़ाया था। यहाँ एक थोड़ा सा नाटक बढ़ जाएगा कि जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट, इसको फिर तमाम सब फेजेज में बांटा जाता है ऐसे ऐसे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। बस इतना ही नाटक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां शक्ति की बात अभी हम पढ़ा चुके थे कि आफ्टर ईएस फेज डायग्राम कैसा होता, तो वही डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। आफ्टर ईएस फेज हम तुम्हें डायग्राम बनाने जा रहे थे, यहां से बनाएंगे, जगह बहुत चाहिए। ठीक है, आफ्टर ईएस फेज ध्यान करो, ऐसे बताया था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई थी, इतना बड़ा इसलिए बना ले रहे जिससे इसके अंदर स्पष्ट दिखे। और इस सेल के अंदर क्या कहा था, 23 जोड़ी लोग रहते हैं। चलो ये पापा मान लिया था। आफ्टर यस पहले तो ऐसे ही थे पापा, ये थी मम्मी सूखी साखी, ये थे ताऊ जी, ये थी ताई जी, भैया भाभी, ऐसे सारे लोग रहे होंगे, 23 जोड़ी लोग। लेकिन जब यस फेज से गुजरे थे तो प्रत्येक इंसान दुगना मोटा हो गया था। नहीं, पापा अंग्रेजी के एच के आकार के हो गए थे, मम्मी भी तो अंग्रेजी के एच के आकार की हो गई थी, ताऊ जी भी तो अंग्रेजी के एच के आकार के हो गए थे, ताई जी भी तो अंग्रेजी के एच के आकार के हो गई थी। 2 जोड़ी पढ़ाते, ठीक है, ऐसे 23 जोड़ी होंगे, 23 पेयर। ये अब चाहे आफ्टर यस फेज डायग्राम मान लो, चाहे प्रोफेज का मान लो। इसके बाद आती थी मेटाफेज। तो बस यहाँ बीच में ये थोड़ा नाटक शुरू और हो जाएगा, ये हम पहले अलग से पढ़ा देंगे, फिर यहाँ फाइनल डायग्राम बना देंगे। लेप्टोटीन, लेप्टस माने होता है थिन, टीन माने होता है धागा। ऐसे सोचो, पापा मम्मी ताऊ ताई पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था अपने मकान में। अब बागवान पिक्चर बनने जा रही। बागवान पिक्चर देखी ना, क्या होता है, पूरी ज़िंदगी हस्बैंड वाइफ संग रहते थे, लेकिन जब बुढ़ापे में का समय आया तो उनके बच्चों ने मम्मी पापा को जुदा कर दिया, अलग कर दिया। तो जैसे ही इन पापा मम्मी को, ताऊ ताई को खबर दी जाएगी कि आपको अब अलग अलग घर में जाना है, एक दूसरे से जुदा होना है, तो बेचारे सूख के पतले हो जाएंगे। लेप्टस माने थिन, टीन माने धागा। लेप्टोटीन में कुछ खास बात नहीं होती, क्रोमोसोम में मतलब कॉइलिंग शुरू नहीं हो पाती है, इसलिए क्रोमोसोम्स पतले पतले लंबे लंबे दिखाई देते हैं। ठीक, अब आई जाइगोटीन, क्या होगा, जाइगस माना होता पेयरिंग, जोड़ीदार, जोड़ी बनना। जैसे ही इन लोगों को खबर मिलेगी कि हमको अलग होना है, तुरंत ये कहेंगे कि चलो हम लोग आपस में गले मिल लेते हैं, सुख दुख की बातें कर लेते हैं। अब जीवन में दोबारा कभी मुलाकात हो नहीं पाएगी। तो ऐसे ये मान लो पापा खड़े हैं, अभी हम मम्मी तो है नहीं, और मान लो मम्मी भी होती ही तो हम दोनों लोग आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं, है ना। पता, पापा मम्मी की होमोलोगस कहलाती है। होम माने समान, लोकस माने स्थान। 1 मिनट अच्छा रुक जाना, तब बताते हैं। ठीक है भाई, आओ तो हम ये बता रहे थे, मास्क, मेरा मास्क नहीं, हम ये बता रहे थे भाई, लगा लें मास्क, लगा लें, मामला गंभीर है, कि थोड़ी देर के लिए समझो कि हम वो क्रोमोसोम हैं जो पापा साइड से आए,
चलो हमको पापा मान लो। ये वो क्रोमोसोम है जो मम्मी साइड से आए। हम लोग जब फर्टिलाइजेशन होता तो आधे क्रोमोसोम पापा से आते, आधे मम्मी से आते। और अच्छे खासे हम इस मकान में रहते थे। अब भगवान पिक्चर बननी है जुदा होना, तो हमने कहा था कि हम लोग ठीक से रहते थे अपने परिवार में। अब तुम लोगों ने कह दिया कि पापा मम्मी आप अलग अलग हो जाओ। तो जैसी खबर मिलेगी पहले तो हम सूखे छुआरा हो जाएंगे, अर्थात पतले पतले हो जाएंगे, तो लेप्टोटीन। फिर हम लोगों को लगा कि जब हम लोग का अलग अलग घर में जाना है, अब जीवन में दोबारा मुलाकात नहीं होगी, क्यों ना एक दूसरे से गले मिल लिया जाए, सुख दुख की बातें कर ली जाए। तो बात को समझना जरा, ऐसे करना। ये यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमोसोम है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, एक क्रोमेटिड है, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी क्रोमेटिड है। जिस जगह पर जुड़े यही है सेंट्रोमियर। हम अपने आप में दूसरे क्रोमोसोम। तो हम लोग अब गले मिलेंगे। जाइगस माने होता पेयरिंग, और हम ऐसे करके शुरू से लेकर अंत तक ऐसे पूरे आपस में चिपक जाएंगे। चिपकेंगे बिल्कुल जिपर लाइक फैशन में, जैसे तुमने चैन लगाई हो जैकेट में, देखो बटन टाइप की होती है। और चैन उल्टी सीधी नहीं लग सकती, दाने से दाना मिलाना पड़ता है, जीन से जीन मिलाना पड़ेगा। और जो बटन होती है उसको कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। वो ऐसे खींचते जाओगे, एक तरफ से चैन जुड़ती चली जाएगी अंत तक, ठीक है ना। चलो हम सामने सामने जुड़ते हैं, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बताएंगे नहीं। तुम देखो हाथ ऊपर करना, हम एक तरफ से पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे चिपकेंगे और चिपकते ही चले जाएंगे, ठीक। तो जब तक हम चिपके हैं तब तक फेज कहलाएगी जाइगोटीन। फिर कौन सी फेज आएगी? पैकीटीन। हम तो इसको जानबूझ के पैचीटीन कहते हैं। पैच माने टुकड़ा। जब हम लोग चिपके थे तो ये बोली कि सुनो, अब तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे जीवन में, कुछ निशानी दे देते तो ठीक रहता है कि नहीं। तो हम अब क्या करेंगे कि अपना हाथ काटेंगे, इनको दे देंगे, इनका हाथ काट के अपने पर रख लेंगे, जैसे निशानी। और यहाँ कोई कागज कलम दवा तो है नहीं, लिख दूं मैं तेरे नाम करूं। डीएनए का एक टुकड़ा, एक पैच काट के, ये अपना हाथ काट के इनके चिपका देंगे, इनका हाथ काट के अपने चिपका देंगे। पता होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हो? होम माने समान, लोकस माने स्थान। जैसे अगर मेरे सेंट्रोमियर से 5 किलोमीटर दूर लिखा है रुक जाओ ओ दिल दीवाने नाम का गाना है, तो इनके भी सेंट्रोमियर से 5 किलोमीटर दूर रुक जाओ ओ दिल दीवाने ही लिखा होगा। अगर मेरे सेंट्रोमियर से 3 किलोमीटर दूर लिखा जरा सा झूम लूँ मैं, तो इनके भी यहाँ से सेंट्रोमियर से 3 किलोमीटर दूर लिखा है जरा सा झूम लूँ मैं। तो हम दो, होम माने समान, लोकस माने स्थान, वो दो क्रोमोसोम जिनकी सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर का जीन होता है, वही होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसे समझो कि पापा मम्मी होमोलोगस हैं, ताऊ ताई होमोलोगस हैं, भैया भाभी होमोलोगस हैं, ठीक। तो जब हम इनको निशानी देंगे तो आज ऐसा नहीं करेंगे इनका ये हाथ काट के इस पर चिपका देंगे, ये हाथ काट के इसके चिपका देंगे। तो निशानी कहाँ दी? दर्द दिया केवल। जिंदगी भर तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाते रहे, आखिरी समय नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अपना हाथ काट के इनको देंगे, इनका हाथ काट के अपने रखेंगे। पता तुम्हें? पता बहन किसको कहते हैं? सिस्टर। ऐसे तो हम लोग पूरी दुनिया उसको कह देते हैं, बहन जी किनारे हटना। तुम भी जानते हो बहन बहन मानते कुछ नहीं, 50 गाली देते मन में, कब मगर ने कहलवा ही लिया। असली बहन भाई है जिससे खून का रिश्ता होता है। तो इनकी इस भुजा में जो ब्लड है, इनकी इस भुजा में भी वही ब्लड है। ये वाली क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, हमारी ये वाली क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जब आप डीएनए का लेन देन करेंगे, अच्छा पापा मम्मी भाई बहन नहीं होते, आज जब डीएनए का लेन देन करेंगे तो किसके किसके बेस करेंगे? कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इसी कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से पैचीटीन हो गया क्रॉसिंग ओवर, ठीक ना। पैचीटीन में पैच का लेन देन हो गया, मगर ये भुजा अभी ओरिजिनल है, इनकी ये भुजा अभी ओरिजिनल है, तो इन भुजाओं को कहेंगे नॉन क्रॉस ओवर। और इसमें मेरा हाथ इनके पे चला गया, इनका हाथ मेरे पे आ गया, ये वाली भुजाएं हो गई क्रॉस ओवर। ऐसे हम लोग चिपके खड़े थे, हमारे लड़के चिल्लाए हटो गुड्डा बढ़िया,
तो हम लोग जैसे चिपके थे एक तरफ से जिपर लाइक फैशन में, वैसे ही छूटेंगे, पूरा शरीर तो हट जाएगा, लेकिन जहाँ पर चाकू चला था वहाँ पे चिपके रह जाएंगे, गुणे के निशान बन जाएगा। इसी कहते हैं किएज़मा। ध्यान रखिए, तब दिखाई देगा क्रॉस जब हम लोग दूर दूर हो जाएंगे। डिप्लोटीन, डाई माने दो, तीन माने धागा। जब जुड़े थे तो एक धागा महसूस हो रहे थे, अब हम दो धागा महसूस होने लगे। फिर चिल्लाएंगे हमारे बच्चे, अलग हो बुड्ढा बुढ़िया। तुमने देखा जब लोग बिछुड़ रहे होते ना, तो मन करता ज़्यादा देर छूते ही रहें। तो जब हम दोनों लोग मूव करेंगे तो तब भी ये ऐसे अंत में ऐसे थोड़ा सा चिपके ही रहेंगे एक जगह पर। लगता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, धीरे धीरे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऐसे किनारे जाएगा, टर्मिनल्स की तरफ जाएगा। इसको कहेंगे टर्मिनलाइजेशन। क्या कहेंगे? तो डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। समझ पाए? इस तरह से कहानी होती है लेन देन की। फिर बताना क्या हुआ था। लेप्टोटीन में खबर लगी तो हम सूखे छुआरा हो गए, पतले हो गए। छुआरा ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, हकीकत यह है अभी कॉइलिंग कंडेंसेशन शुरू नहीं हो पाई, इसलिए क्रोमेटिन मेटेरियल पतला होता है। जाइगोटीन में पापा मम्मी के साथ, ताऊ ताई के साथ, भैया भाभी के साथ चिपक जाएंगे, जाइगोटीन। फिर क्या होगा? पैचिटीन में एक टुकड़े का, एक पैच का लेन देन होगा। अच्छा, चूंकि ये बना डीएनए का है, बीच से काटोगे तो जो काटने वाला एंजाइम होगा एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा। चिपकाने के लिए गोंद चाहिए, अर्थात लाइगेज। तो यहाँ एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज की मदद से काट दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। फिर क्या होगा? डिप्लोटीन में दोनों धागे अलग अलग होंगे, जिससे क्रॉस दिखेगा, किएज़मा फॉर्मेशन होगा। डायकाइनेसिस में दोनों अलग अलग हो मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऐसे किनारे आ जाएगा, टर्मिनल पर आ जाएगा। इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो अब ये प्रोसेस जो डायनामिक होता है, इसलिए हम डायग्राम से नहीं बता पाएंगे, अब डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। इस तरह से पूरी सारी फेजेज होने के बाद जो डायग्राम बना वो बनाए दे रहे हैं जी। ऐसा तो ऐसा लगता है ये थे पापा क्रोमोसोम। ठीक, लेकिन इनमें यह हाथ आ चुका था मम्मी का, ये था मम्मी क्रोमोसोम। लेकिन इनमें इतना टुकड़ा आ चुका था पापा का, ये समझ ना। ऐसे ताऊ ताई वाला चलो बना दे। ये है मान लो ताऊ जी की वो वजह जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ था। ये है ताऊ जी की, अब ये ताऊ जी थे, इतना टुकड़ा ताई जी का आ गया इन पे, और ये थी ताई जी, लेकिन इनमें इतना टुकड़ा आ चुका है पापा का ये। ठीक, इस तरह से 23 के 23 जोड़ी लोगों में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ना। और फिर इनसे ये सारे लोग फिर क्या है, मेटाफेज आ गई। मेटाफेज में आते आते सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर लेट जाते थे। प्रोफेज में सेंट्रियोल तो मूव कर ही चुका था, वो सब बाकी वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस बढ़ा था, बस इतनी सी नई बात होती है। और मेटाफेज इक्वेटर पे आगे लेट गए और इनकी कमर से जुड़ गई रस्सियाँ। ऐसे 2 जोड़ी पड़ा, ऐसे और बना सकते थे, लेकिन ध्यान रहे अब की बार पापा मम्मी एक दूसरे के पैरेलल लेटे हैं, ताऊ ताई भैया भाभी इस तरह से। तो यहाँ पर एक साथ ऐसा लगता 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। ऐसे माइटोसिस में एक ही बनती थी, यहाँ 2 बनेगी। ठीक, मेटाफेज के बाद आएगी एनाफेज। अब इतना सारा डायग्राम दोबारा कौन बनाए? एनाफेज में कैंची चलेगी। बस याद रहे मेटाफेज जब पढ़ाई थी, मेटाफेज माइटोसिस की मेटाफेज पढ़ाई थी तो कैंची यहाँ से चलाई थी, यहाँ से, जिससे सेंट्रोमियर डिवाइड हुए थे। अब की बात इतना ही ध्यान रखना, कैंची एनाफेज में चलेगी लेकिन कैंची यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे। कहाँ पे? 2 पापा मम्मी ताऊ ताई जो चिपके थे वो छूट जाएंगे, अर्थात 2 क्रोमेटिड्स डिवाइड लेंगे, यहाँ से चलेगी।
नतीजा ये रस्सियाँ टाइट होंगी एनाफेज में, ये अपनी तरफ को टाइट हो जाएंगी, नतीजा इस पोल पर आना शुरू हो जाएंगे पापा। इतना टुकड़ा मम्मी का, ऐसे ये इतना टुकड़ा मम्मी का भी आ गया। इसी तरह इस पोल पे आएंगे ताऊ जी, ऐसे इधर यही होगा इधर। अब इधर समय कौन बनाए, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से ऐसा लगता पापा मम्मी जुदा हो गए, ताऊ ताई जुदा हो गए, प्रत्येक क्रोमोसोम नंबर वास्तव में हाफ हो गया एनाफेज में। फिर टीलोफेज आएगी, फिर वही कहानी होगी, न्यूक्लियर स्पिंडल वाले फिलामेंट गल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और इनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। जो चीज़ें प्रोफेज में डिसअपीयर होती थी यहाँ रीअपीयर हो जाएगी। वहाँ कॉइलिंग कंडेंसेशन शुरू हुआ था, यहाँ फिर से अनकॉइलिंग और डीकंडेंसेशन हो जाएगा। इस तरह से हो गए। अब एनाफेज का टीलोफेज, टीलोफेज में अपने अपने टीला पहुँच गए, चलो इसी में निपटा दे, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने में भी झंझट होती है। इसके बाद अब हम मान लेते हैं, चाहे तो हम कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ा दें, लेकिन हम जल्दी निपटा दे रहे क्योंकि जगह कम है। यहीं पे अब हम मेटाफेज शुरू करने जा रहे हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, कुछ नहीं। प्रोफेज सेकंड, अब चाहे इसको एक सेल मान लेना, जब शुरू होगी तो फिर वही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर हो गए। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगी सेकंड, प्रत्येक सेल के क्रोमोसोम भूमध्य रेखा पर लेट जाएंगे। चलो ये लेट गए पापा, अब पापा ही हैं इस सेल में, तो मम्मी तो ही है नहीं। ऐसे ऐसे ये लेट गए ताऊ जी, फिर इनकी कमर से रस्सियां जुड़ेंगी, एनाफेज आएगी, यहां से कैंची चलेगी, अब की बार क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएंगे। सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएंगे तो गौर से देखो, और फिर ये फिलामेंट टाइट होंगे, तो लगता है इधर एक ये आ गया और एक ये आ गया। इस तरह से एक सेल में ये आ गया, दूसरी इसी सेल मान लो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरी सेल ऐसे ये बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे पढ़ाते, तीसरी और चौथी सेल बन जाती, समझ में ना। तो ये जो होता है मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं, जिसमें 2 ओरिजिनल रह सकती हैं और 2 रिकॉम्बिनेशन वाली सेल बन सकती हैं। इसलिए कहा जाता है मियोसिस वेरिएशन काज कराता है, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन काज कराता है। बात समझना, इस तरह से कहानी होती है मियोसिस की। बाकी सब तुम समझदार हो। हम तो बताएं, हमको तो यहीं पर 4 सेल्स दिखने लगती है। ये सब बार बार नाटक करने से कठिन ही हो जाता है। तो जब से मेटाफेज फर्स्ट में सेल्स 2 इक्वेटर पर आके लेटे, भविष्य की 4 सेल यहीं दिखने लगती हैं। ये पूरी चीज़ किसी एक सेल में चली जाएगी, ये फिर ये पूरी चीज़ किसी दूसरी सेल में चली जाएगी, ये पूरी चीज़ किसी तीसरी सेल में, और ये सारी चीज़ें चौथी सेल में चली जाएगी। यही भविष्य की 4 सेल बन जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से होती है माइटोसिस और मियोसिस। कहानी खत्म हो गई पूरी। मियोसिस का यही सिग्निफिकेंस भी है कि एक तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हमारे जेनेटिक मटेरियल की मात्रा को मेंटेन रखती है। भाई सोचो कि हम लोगों में 2n क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल में भी
46 अर्थात 2n है। लेकिन क्या होता है जब अंकल जी के अंदर स्पर्म बनते हैं तो हैप्लॉइड बनते हैं, इनके अंदर मियोसिस से ओवा बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं, आने वाली जनरेशन जो है फिर से 2n हो जाती है। तो इस तरह से इस जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंडोमेट्रियल डीएनए की मात्रा हमारे अंदर मेंटेन रखता है। और साथ ही साथ तुम जानते हो कि ये मियोसिस ही है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए वेरिएशन आ जाते हैं। अब हम अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, जेनेटिक्स में बताएंगे जब ऑर्गन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, मियोसिस होता कितने प्रकार का है ये भी नहीं पढ़ाएंगे हम। जब तुम्हें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ाए थे उस समय बताए थे, जैसे एल्गी वगैरह में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती थी, तो क्या कहा था कि जो खुद में हैप्लॉइड होते हैं उनमें 2n स्टेज ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। ध्यान करो, एल्गी में जैसे ही जाइगोट बनता था तुरंत मियोसिस हो जाता था। ऐसे मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहते थे। हम लोगों में स्पर्म ओवा बनते समय होता है, अर्थात गैमेट बनते समय होता है, इसको गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। और जो तुम्हें वो पढ़ाए थे टेरिडोफाइट पढ़ाए थे, उनके अंदर स्पोरेंजिया पढ़ाई थी, इनके अंदर स्पोर मदर सेल पढ़ाई थी, उनमें जाके कहीं होता था मियोसिस, अर्थात उनमें स्पोरिक मियोसिस होता था। तो इस तरह से पूरा चैप्टर ये हो गया ख़त्म। और चूँकि रिवीजन वाला है तो थोड़ा सा एक आध चीज़ छूट गई हो अपने मन से देख लेना बस।